हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश का सैम्पल पेपर कैसा होता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बनाइए मैम। तो इस वीडियो में वो बेसिकली मैं वही कवर करने वाली हूँ। तो आप सबको पता है कि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.5 घंटे का पेपर आपका कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 आवर्स और आधा घंटा और आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा इंग्लिश का। इसमें कुछ बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। पहली बात तो ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन कंपलसरी अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर पैसेजेस होते हैं तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। राइटिंग स्किल में ऑप्शन है, वो आगे हम देखने वाले हैं। दूसरी बात कि कोई भी सेंटेंस को सिर्फ जैसे अगर आपने 1 वर्ड में आंसर लिख दिया या फिर आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा और सिर्फ आंसर लिख दिया है तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखनी है इंग्लिश के पेपर में कि आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, उसके बाद जाकर आपको उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स आया है या कंप्लीट द सेंटेंस आया है तो उसका क्वेश्चन लिखना है, फिर अंडरलाइन पार्ट में उसका आंसर लिखना है, करेक्ट। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी फिगर्स, वेब डायग्राम्स, चार्ट्स, टेबल्स जो भी आपको दिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में जैसा दिया होता है सेम एज इट इज़ आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है। वेब डायग्राम दिया है तो वेब डायग्राम बनाकर आपको आंसर्स फिल करने होते हैं। टेबल दिया है तो टेबल बनाकर आपको आंसर्स फिल करने होते हैं। और लास्ट चीज़ जो है कि आपको कोई भी कलर पेन या पेंसिल अलाउ नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में, सिर्फ आप ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी चित्रकार जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उनको पेंटिंग पसंद है, वो लोग कलर मत करने लगना कि अट्रैक्टिव दिखे हमारा राइटिंग स्किल, ठीक है। तो आइए आगे का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी प्लेलिस्ट चेक करें पेपर पैटर्न वाली, जिसमें आप इंग्लिश का पेपर पैटर्न जाकर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले इंग्लिश का पेपर पैटर्न जाकर देखिए। हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे इसका, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 1 में हमको प्रोज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रोज पूछा जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश लोग क्या करते हैं, वो बहुत आखिरी के 1 महीने में कवर करने की कोशिश करते हैं। और इंग्लिश का सिलेबस भी इतना ज़्यादा लाइट नहीं है या फिर इतना इजी नहीं है कि आप फटाक से उसको समझ लो। और आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब बेसिकली बार बार कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर पैटर्न में मैंने आपको ऐसे ऊपर से बताया था कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है, और हर एक स्टेप के लिए जैसे आपने राइटिंग स्किल है तो राइटिंग स्किल में स्टेप वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए, उसमें आपको प्रोज दिया है, उसमें आपको एक पैसेज दिया है जो 12 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 12 मार्क्स के लिए आपको एक पैसेज पूछा गया है, ठीक है। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जैसे देखिए A1 क्वेश्चन है। अभी A1 जो क्वेश्चन है वो क्या है, रीराइट द फॉल्स सेंटेंसेस करेक्टली। अब यहाँ पर जो फॉल्स सेंटेंस है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। इन चारों क्वेश्चन में से 1 या 2 या फिर सब फॉल्स हो सकते हैं, कुछ इसमें गलत हो सकता है। तो इसको क्या करना है, गलत सेंटेंस को फिर से लिखना है और उसका सही जवाब लिखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, A1 वाला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम लोग अगर फाइंड करने के लिए जाएं, ठीक है, हम इसका आंसर भी मैंने सेम PDF में दिया है आपको। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी PDF अवेलेबल कर दूँगी। देखो तो A1 का आंसर क्या है, ये जो सेकेंड वाला और थर्ड वाला जो था क्वेश्चन, वो दोनों भी फॉल्स स्टेटमेंट थे। तो उनको क्या किया है, इसने राइट करके लिखा है। तो देखो 2 गलत सेंटेंस थे, तो एक सेंटेंस के लिए 1 मार्क्स दिया है और दूसरे सेंटेंस के लिए 1 मार्क्स। तो ऐसे 1-1 मार्क्स करके कितने मार्क्स हो गए,
2 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपने एक सेंटेंस लिखा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? अभी A2 देखो क्या है, गिव रीजन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी गिव रीजन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बोला है, मतलब क्या, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करना है। द कॉप डिड नॉट अरेस्ट सोफी फॉर ब्रेकिंग द ग्लास विंडो बिकॉज यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है वहां पर आपको उसका आंसर फिल करना है। तो बहुत बच्चे, बहुत होशियार बच्चे जो होंगे वो ये वीडियो को स्किप कर करके देख रहे होंगे और वो मेरी आधी बात कैप्चर कर रहे होंगे। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ज़रा भी स्किप मत करो, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बाद ही आंसर लिखना है। आपका आंसर भले से राइट हो, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है और यहाँ पर ऐसा ही होता है, ठीक है। A3 देखिए, डिस्कस द हिडन मीनिंग इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेंटेंसेस। यहाँ पर मीनिंग क्या करने के लिए बोला है कि क्या, अब यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, सपोज यहाँ पर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा तो इट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना, आपको सिर्फ उसका मतलब बताना है, मीनिंग बता देना है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन नहीं लिखते हो तो चलेगा। ये भी मैं आपको साथ में बताती रहूँगी कि किसका क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है और किसका नहीं। अब A4 देखिए, A4 में आपको उसका क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा है, हैव यू एवर बॉट ईटन समथिंग एंड देन फाउंड दैट यू डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट, डिस्क्राइब योर फीलिंग्स एट दैट टाइम। ये तो एक पर्सनल ओपिनियन वाला क्वेश्चन हो गया। तो पर्सनल ओपिनियन वाले क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ आंसर लिखना है, अच्छे से उसको पॉइंट वाइज भी आप फ्रेम करके लिख सकते हैं, उसका क्वेश्चन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। A5 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। अब यहाँ पर क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो। ये जो सैम्पल पेपर है वो 2022 का जो अपडेटेड वाला सिलेबस है, अपडेटेड वाला सिलेबस का ही सैम्पल पेपर मैं आपको बता रही हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है? पहला वाला क्वेश्चन है, मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। अब इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर करने जाते हो तो एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो मेन हेडिंग है ना आपके क्वेश्चन की, वो अच्छे से पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, डू नॉट। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे ये जो नॉट वाला वर्ड है ना उसको खा जाते हैं, तो वो सिर्फ पढ़ते हैं मैन हु स्मैश विंडोज डू रिमेन टू चैट विद द पुलिस। अब यहाँ पर नॉट तो आपने हटा दिया है तो पूरा मतलब तो बदल गया ना। तो आंखें खुली रखकर, जो भी आपके पास है चश्मा वगैरह उसको अच्छे से पहनकर सेंटेंस को पढ़ना, पूरा दिमाग और पूरा माइंड जो है पेपर सॉल्व करने में लगाना, ठीक है। सो आपको जो पूछा है वही उसका आंसर लिखते जाना है। इंग्लिश में आपको हिस्ट्री नहीं करनी है, सीधा सीधा आंसर लिखना है, इसमें भी आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। A6 देखिए, A6 में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बोला है, अब इसको भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट बोला है मतलब ऊपर दिए गए पैसेज में से ही आपको ये जो वर्ड्स हैं, जो ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है, ठीक है। अपने से आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्ट में अगर वो वर्ड है जो राइट है तब आप उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन लिखने का है। अब यहाँ पर बी वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी लैंग्वेज स्टडी है। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप डायरेक्टली आंसर्स लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, देखो WH क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, WH क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का पूछा गया है। हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं और हम अभी भी आगे चल के भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप जाकर एक बार देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में चेक करते जाओ आप। अब यहाँ पर देखिए, ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है, स्पॉट द एरर।
स्पॉट द एरर तो हमेशा हर साल पूछा जाता है, तो स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन, जैसे आपको बोला है कि एरर को पहचानना है कि एरर किधर है। फॉर एग्जाम्पल आपने एरर को तो सही नहीं किया, लेकिन जो सही था उसको भी गलत करके आ गए, तो उसके लिए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या फिर आपने गलत को तो पहचान लिया, लेकिन जो सही था उसको भी आप गलत करके आ गए, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितना जैसे लग रहा है आपको कि वो गलत है, तो सिर्फ उसको ही हाथ लगाओ, दूसरे इसमें उंगली करने मत जाओ, ठीक है, नहीं तो आप 1 मार्क्स गवा बैठोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए सेम 12 मार्क्स के लिए है। आपको एक पैसेज दिया है, सेम एक्टिविटीज़ आपको पूछी गई है। एक बार एक्टिविटीज़ गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, तो आपको क्वेश्चन लिखना है और उसके ब्लैंक्स में आंसर्स फिल करने हैं, ठीक है। ये जो है ना आपका हेडिंग, मेन हेडिंग वाला क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, ये नहीं लिखना है आपको। ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। जैसे नेचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स इंक्लूड डैश एंड डैश, लाइक दैट, ओके। आगे देखिए, यहाँ पर फाइंड आउट द वर्ड्स फॉर लेपर्ड्स यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अब इस पैसेज में, एक्सट्रैक्ट में कौन से वर्ड्स आए हैं जो लेपर्ड के लिए यूज़ किया गया है, वो आपको लिखना है। नहीं तो आप सोचोगे कि चलो लेपर्ड का पूछा है, मैं अपना जनरल नॉलेज यूज़ कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्सट्रैक्ट में पूछे गए हैं उन्हीं को आपको लिखना है, और अच्छे से आराम से आपका 2 मार्क्स आपके मुट्ठी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे एक ग्रामर का क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर ठीक है, ऐसे आप इसको गो थ्रू करते जाइए। अब देखो यहाँ पे जो बी वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग, अब कौन से पैसेज को देखकर आप समरी राइटिंग करने वाले हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 2A, मतलब ये वाला जो पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 2A, ये वाला जो पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 2A का जो पैसेज है, सेम पैसेज आपको समरी के लिए यूज़ करना है। सेम पैसेज आप किसके लिए यूज़ करोगे, समरी राइटिंग के लिए यूज़ करोगे। आप उस पैसेज को एक बार रीड करोगे और 3 से 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन का आपको समरी लिखना है। एग्जाम्पल्स यूज़ नहीं करने हैं। हमारे चैनल पे राइटिंग स्किल्स के भी वीडियो अपलोडेड हैं, जाकर देखिए कि किस फॉर्मेट में और कैसे आसानी से आप उसको लिख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको दिया है, चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी, ओके। अभी देखो यहाँ पर आगे माइंड मैपिंग है। क्या है माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग में क्या होता है, इसमें आपको कोई थॉट, कंसेप्ट या फिर आइडियाज़ को इलिस्ट्रेट करना होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि कंप्लीट द स्पाइडरमैन यूजिंग गिवन इन द ब्रैकेट्स, ओके। ये जो है इसको एक स्पाइडरमैन बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखो एक ओवल शेप का कुछ तो है और इसके आर्म्स जो है निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मसल्स दिया हुआ है और यहाँ पर बोन्स, और यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं। तो कौन से मसल्स हैं वो यहाँ लिखना है, कौन से बोन्स हैं वो यहाँ पर लिखना है। बहुत ही सिंपल है माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग भी एक बार गो थ्रू कर लो। अलग अलग टाइप के माइंड मैपिंग भी आते हैं एग्जाम में और बहुत ईजी होता है। ईजीली आप 3 मार्क्स तो ले ही सकते हो। माइंड मैपिंग से ज़्यादा ईजी तो कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया? सेक्शन 2, सेक्शन 1 हमारा ख़त्म हो गया है। सेक्शन 2 पोइट्री 10 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन नंबर 3A का। अब यहाँ पर पोइट्री में देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैचअप पूछा जाता है, तो मैचअप में आप कैसे आंसर्स करोगे? मैचअप में आप आंसर कैसे करोगे? जैसे ए वाला कॉलम आपने लिख दिया, ए वाला कॉलम क्या है? पूरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे आपने लिखा फर्स्ट का, समझो कि बी है, तो फर्स्ट का बी ऐसा लिखोगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको लिखना कैसे है? अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना कैसे है? पहले ए वाला कॉलम लिखोगे और उसके सामने, जैसे यहाँ पे देखो मैं एक कॉलम ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे ए और यहाँ पर आप लिखोगे आंसर्स। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट लिखा अर्ली मॉर्निंग और उसका आंसर यहाँ पर। समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ए, कॉलम ए और यहाँ पर आंसर्स, फिर यहाँ पर फर्स्ट डाल के अर्ली मॉर्निंग और इसका आंसर इज इक्वल्स टू आंसर। सेकेंड
इज इक्वल्स टू आंसर, जो भी रहेगा ऐसे ही लिखना है आपको, इसी मेथड को फॉलो करना है। समझ में आया? अब सेकंड वाला देखो क्या है, A2, पिक आउट 2 वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द व्यूअर्स इन द लास्ट स्टैंजा, ऑल्सो स्टेट देयर इम्पोर्टेंस। अभी लास्ट स्टैंजा को देखना है और बताना है कि व्यूअर्स के लिए कौन से 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो डिस्क्राइब करते हैं व्यूअर्स को, और उनके इम्पोर्टेंस भी आपको बताने हैं। देखो आपने वर्ड्स ढूंढ के लिख दिए, वर्ड्स ढूंढ के लिखने में सिर्फ आपको 1 मार्क्स मिलेगा और उनके इम्पोर्टेंस बताने में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे 1-1 मार्क्स मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? 2 मार्क्स। समझ में आया? जितना पूछा है उतना ही लिखना है, लेकिन उससे ज़्यादा लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे कम लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बार बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, शांति से पढ़ो, पैनिक मत करो, ठीक है। एक्सप्रेस योर व्यूज अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ व्यूअर्स, ये आपका हो गया पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन। फिर A4 वाला क्वेश्चन, राइम स्कीम्स आपको देखनी है सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड। सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में बोला है तो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा का ही राइम स्कीम लिखना है, फर्स्ट वाले का लिखते बैठना नहीं है, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? सेकेंड वाला क्या है, पिक आउट एंड एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। इस पूरे पोएम में से कोई भी एक सिमिली वाला जो एग्जाम्पल है उसको लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। आपने एग्जाम्पल लिखा, आपको 1 मार्क्स मिला, आपने एक्सप्लेन किया, आपको 1 मार्क्स के लिए तो आपने एग्जाम्पल लिखा, आधा मार्क्स मिला, एक्सप्लेन किया, आधा मार्क्स मिला। समझ में आया? ऐसे करके आपका मार्क्स डिवीजन होता है। अब मैंने आपको पेपर पैटर्न में भी बताया था कि एक आपको इस बार कंपोज करना है 4 लाइन की पोएम, तो आपको टॉपिक दिया रहेगा पोएम का टॉपिक दिया रहेगा, उसके रिगार्डिंग ही आपको क्या करना है, पोएम 4 लाइन की पोएम कंपोज करनी है जो 2 मार्क्स की होती है। और यहाँ पर कोई भी कवि कावित्री नहीं बैठा है, पोइट नहीं बैठा है, यहाँ पर आप जो भी अपने मन से 4 लाइन की ढंग से थोड़ी ठीक ठाक जो रहे पोएम, जैसे भी आप कुछ भी बना सकते हो, आपको पक्का उन लोग 1.5 या 1 मार्क्स तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये पोएम है तो डरना नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोज बोला है, कुछ तो ऐसा ठोक देना, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही है, क्योंकि आपको इसमें 1 या 1.5 मार्क्स मिलेगा, और अगर अच्छी लिखी तो 2 मार्क्स कंपल्सरी, एकदम 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बच्चे पोएम देखकर ना डर जाते हैं कि पोएम में हमको आंसर्स मिलते नहीं हैं, तो पोएम में आंसर्स नहीं मिलते क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले से पढ़ा नहीं होता, आपने उसका मतलब समझा ही नहीं होता। जब अगर आपने एक बार मतलब समझ लिया ना उस पोएम का, इतने इजीली आंसर्स मिलते हैं और इतने इजीली आप उस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाकर आप पोएम को पढ़ो, या फिर अगर आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, तो हम आपकी ये रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करेंगे। ओके, नाउ बी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अप्रिसिएशन है। आपको एक पोएम दी जाएगी, पोएम में टाइटल नहीं दिया जाएगा, मतलब उसका नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पोएम दी जाएगी। उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको दिया रहेगा, उसी पॉइंट, वो जो पॉइंट है उसको ही एक्सप्लेन करना है, मतलब अबाउट द पोएम, पोइट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, टाइटल पूछा है और उसका सिग्निफिकेंस पूछा है। सेकेंड वाले में फॉर्म एंड थीम पूछा गया है, फिर थर्ड में पोइटिक स्टाइल, ऐसे ही सारे पूछे गए हैं। तो आपको जो भी पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो कोई भी आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी 6 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसमें से 2 या 3 एकदम कंपलसरी पूछने वाले हैं। जैसे कि पहला, टाइटल क्या है पोएम का, फिर पोएट का नाम क्या है, फिर थर्ड वाला हो गया कि आपको ये पोएम क्यों पसंद आई है, वो आपको अपना ओपिनियन देना है। तीसरा, एक चौथा हो गया सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम पूछेंगे आपको। तो यही सारे कॉमन है, आपको यही सब याद करके जाना है और कुछ भी नहीं है। 1-2 आपको फिगर ऑफ स्पीच देख लेना है कि उस पर्टिकुलर पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, बस। समझ में आया? बहुत ईजी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इजीली 4 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपने अप्रिसिएशन अच्छे से कर लिए सारे पोएम्स के। तो अभी तो 2-3 पोएम वैसे भी रिड्यूस्ड हैं, तो आपके लिए कम हो गया है, तो आप चाहो तो पूरी पोएम अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पर आया है राइटिंग स्किल की बारी। राइटिंग स्किल थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सेक्शन 3 में जो है वो राइटिंग स्किल है। क्या है? सेक्शन 3 में राइटिंग स्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
यहाँ पर दिया है कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। अब ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको पेपर पैटर्न वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ एक ही लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, आपको एक पूरा कन्वर्सेशन दिया है और आपको उसमें एक मैसेज ड्राफ्ट करना है, और ये मैसेज कैसे वर्चुअल मैसेज लिखते हैं वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, समझ में आया तो आप जाकर देख सकते हैं। फिर सेकंड है ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर थर्ड है ग्रुप डिस्कशन। तो वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और तीसरा है ग्रुप डिस्कशन, इन तीनों में से आप एक लिख सकते हो। तीनों भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक लिखना है, समझ में आया, सिर्फ एक लिखना है आपको। अब सेकेंड वाला देखो, यहाँ पर ईमेल है, एक ऑप्शन है ईमेल, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट राइटिंग, तीसरा ऑप्शन है इंटरव्यू, इसमें से भी एक कोई लिखना है। फिर सी वाला देखो स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया, इसमें से भी एक लिखना है, ठीक है। फिर डी वाला देखो रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपील, इसमें से भी एक लिखना है, समझ में आया। नॉवेल सेक्शन हम थोड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन राइटिंग स्किल का पहले आंसर्स देख लेते हैं कि कैसे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। वन सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो ये सेक्शन 3 है, हाँ यहाँ पर देखो ये क्या है, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज है, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज है, और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखो इतना बड़ा आपको ऐसा लिखना है, 2 पेजेस या 1.5 पेजेस आपको कम से कम एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज लिखते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर देखो ईमेल का आपको फॉर्मेट दिया है, ईमेल का पूरा फॉर्मेट दिया है कि कैसे लिखना है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम दी है। ईमेल में आपको क्या करना है, 2 मार्क्स आपको कंटेंट के लिए है कि जो मेन बॉडी है वो, फिर प्रॉपर फॉर्मेट आपने यूज़ किया है कि नहीं किया है उसके लिए 1 मार्क्स है। तो अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करते हो तो 1 मार्क्स आपको इजीली मिल जाता है। फिर आपका प्रेजेंटेशन कैसे है ओवरऑल, उसका 1 मार्क्स मिलता है। तो ऐसे टोटल 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो इसमें कैसा है, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए हैं, फिर लैंग्वेज की एक्यूरेसी के लिए 1 मार्क्स है, फिर आपने बराबर से कितना अप्रोप्रिएट लिखा है, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो दिया गया है उसका रिपोर्ट आपने बराबर लिखा है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है आपका कंटेंट, उसके ऊपर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 4 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी देखो सबके लिए सेम है, सिर्फ जो है वो वर्ड्स चेंज कर दिया है, ठीक है। अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस 2 मार्क्स, लैंग्वेज एंड स्टाइल 1 मार्क्स एंड ओवरऑल इम्प्रेशन फॉर 1 मार्क्स, तो टोटल हो गया 4 मार्क्स। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब आ जाते हैं नॉवेल सेक्शन में। नॉवेल सेक्शन में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 4 नॉवेल हैं, चारों के चारों नॉवेल आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 4 नॉवेल हैं, पूरे चारों के चारों नॉवेल आपको आने वाले हैं। हर एक नॉवेल में से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक नॉवेल में से आपको शायद आप देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेक्शन 4 आपका किसका है, नॉवेल सेक्शन है। जैसे आपके पास 4 नॉवेल हैं तो पहले वाले नॉवेल से जो फर्स्ट वाली नॉवेल है उसमें से आपको समझो मैचअप आ गया। क्या आ गया, मैचअप आ गया। मैचअप का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे लिखना है। और सेकेंड आपको आ गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो विच डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ अ नॉवेल। ओके, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन, हर एक नॉवेल में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, तो वैसे 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब पहले वाले नॉवेल में से ये 2 क्वेश्चंस पूछ लिए इस टाइप के, तो अब दूसरे वाले नॉवेल से इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, दूसरे वाले नॉवेल से अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आया। अब दूसरे वाले नॉवेल में से देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ही पूछ लिए हैं उठाकर, तो आपको नॉवेल में क्या पढ़ना है, आपको नॉवेल का स्टोरी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और कुछ अगर इम्पॉर्टेंट नाम है, जैसे फर्स्ट वाली जो आपकी नॉवेल है उसमें थोड़ा नाम वगैरह है, तो
तो उसमें नेम्स वगैरह ही, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछते हैं, जैसे कंप्लीट द सेंटेंस हो गया, मैचअप हो गया, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। लेकिन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाली जो नॉवेल है उसमें से ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ ली है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सी वाला देखो क्या है, थर्ड वाली नॉवेल में से सी वाले पार्ट में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। डी वाला जो पार्ट है, ये डी वाले पार्ट में फोर्थ वाला जो नॉवेल है साइन ऑफ 4 है ना, कुछ ऐसा ही नाम है, साइन ऑफ 4, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर कंप्लीट द वेब दिया है, पहला वाला क्वेश्चन देखो रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, चारों नॉवेल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स रिपीट नहीं किए गए हैं बिल्कुल भी। समझ में आया? सो आपको चारों की चारों नॉवेल्स पढ़नी है, एक भी नॉवेल आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही मुझे बोलना था। और प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश प्रेजेंटेशन की। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।